वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज जो है एक नए मॉड्यूल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, सही है ना। पहली ही उसकी क्लास है और उसका नाम है इल्यूमिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका बिहेवियर है। अब जरा ध्यान से समझना इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो बेटा इल्यूमिनेशन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, सही बात है, या मान लो आपका कोई इंसिडेंट वेव हो गया, या लाइट हो गया, या बोल सकते हो कोई गर्म चीज हो गया। ये सारी जो चीजें हैं वो इल्यूमिनेशन में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। अब देखो एक्चुअली इल्यूमिनेशन क्या है कि सर जैसे मेरे रूम में मैं क्या करता हूं, एक बल्ब को जलाता हूं। अब बल्ब से क्या होता है बल्ब से क्या होता है सर, रोशनी निकलती है और वो रोशनी निकल के एक दीवार के ऊपर जाके क्या होती है, टकराती है। सही बात है ना। अब जब वो दीवार पे जाके टकराई तो वहां पे टकराने के बाद में वो दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके आपके पास आएगी और आपको वो दीवार दिखना क्या होती है, शुरू होती है। सही है ना। तो जब कोई भी वस्तु, कोई चीज, या अब आप लोगों ने एक बल्ब लगाया तो उस बल्ब की वजह से अगर कोई वस्तु आपको दिखाई दे रही है तो वो दिखाई किसकी वजह से देती है, वो कहलाता है इल्यूमिनेशन। क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन। अब देखो इल्यूमिनेशन तो बहुत बाद की बात हो गई, सही है ना। इल्यूमिनेशन तो बहुत बाद की बात हो गई। इल्यूमिनेशन की बात छोड़ो, पहले हम इल्यूमिनेशन के पास में धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले हम ये सोचते हैं कि एक्चुअली लाइट आई कहां से है। सबसे पहले हमें क्या सोर्स करना है कि सर लाइट कहां से आई है। भाई जब पहले के ज़माने में जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तो बल्ब के आविष्कार होने से पहले क्या इस धरती पे उजाला नहीं था, क्या वस्तुएं दिखाई नहीं देती थी। सर बिल्कुल दिखाई देती थी। तो किसकी वजह से दिखाई देती थी, तो एक ही एनर्जी का एकमात्र हमारी धरती पे सोर्स है और उस सोर्स को हम बोलते हैं कि सर किसकी वजह से दिखाई देती थी, सूर्य की वजह से। बेटा किसकी वजह से, सूर्य की वजह से। अब ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। तो सूर्य की वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देना शुरू क्यों करती है, बिकॉज सर सूर्य जो है वो गर्म है। सूर्य क्या है, गर्म है, इसके पास एनर्जी है, मतलब इसके पास में क्या है, हीट है। क्या है बेटा, हीट। मतलब एक बात तो हमें यह समझ में आ गई कि अगर कोई वस्तुएं हमें दिखाई देती है तो वो किसकी वजह से दिखाई देती है, हीट की वजह से दिखाई देती है। मतलब हीट क्या करता है, एनर्जी डेवलप करता है और उससे हमें वस्तुएं क्या होती है, विजिबल होती है। अब देखो दो चीजें हैं भाई। मैंने बोला कि जैसे एक पानी भरा हुआ है, एक किस में पतीले में पानी भरा हुआ है, मैंने उसको गर्म करना शुरू किया। अब मैंने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। अब गर्म किया तो वो उबलना शुरू हो गया। क्या उस पानी की वजह से मेरे रूम में उजाला हो जाएगा क्या, नहीं सर उजाला नहीं होता है। होता है क्या, नहीं होता है। तो मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर की वजह से हमें वस्तुएं दिखना शुरू हो जाएगी। अब वस्तुएं दिखने का क्या मतलब है, समझो। जैसे मैंने बोला कि यहां पे मान लो आप लोगों ने आग को जला रखा है, सही बात है। तो इसके आसपास की वस्तुएं जो होती है वो आपको दिखाई देना शुरू करती है, विजिबल होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल। तो सर ऐसा क्यों हुआ, बेटा जो गर्म जो चीजें होती है ना, इनसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में इस तरीके से विकिरण ऊर्जा, अगर आप लोगों ने हिंदी में कभी पढ़ा हो तो 11th-12th में एक एनर्जी बोलते थे हम लोग, रिफ्लेक्शन एनर्जी, सही बात है ना, या रे एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विकिरण ऊर्जा। क्या बोलते हैं, विकिरण ऊर्जा। तो सर एक एनर्जी निकलना शुरू होती है एक हॉट बॉडी से और ये एनर्जी जो होती है यही हमें चीजों को विजिबल बनाने का काम करती है। जैसे सूर्य को हम कैसे पढ़ते हैं कि सर एक सूर्य होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है। तो हॉट की वजह से यहां से क्या निकलते हैं, एनर्जी के कण निकलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। ये फोटॉन्स यहां से निकल के आगे की तरफ गिरते हैं और ये जिस वस्तु से जाके टकराते हैं वो वस्तु हमें विजिबल होना शुरू कर देती है। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, गर्म वस्तुओं की वजह से किरणें निकलने वाली है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना गर्म किया जाए, किसी वस्तु को कितना गर्म किया जाए कि वो विकिरण बाहर निकालना शुरू कर दे। सही बात है, बिल्कुल। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि अगर मान लो आपके पास में एनी कोई भी, अब इधर देखना, नोट्स बनाता चलना साथ के साथ में, ओके। अगर मान लो आपके पास में कोई बॉडी है या कोई भी है, तो अगर मान लो आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर बॉडी को अगर क्या किया, हीट के फॉर्म में गर्म किया, सही है ना, तो आपको इसका जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर अगर आप लोगों ने कम से कम कितना, 500 से लेके अगर 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप लोगों ने किसी वस्तु को गर्म कर दिया तो वो वस्तु अपने अंदर से एनर्जी एमिट करना शुरू कर देगा और वो हमारे विजिबल लाइट की तरह हमें दिखाई देगा। किसकी तरह बेटा, विजिबल, मतलब उसके आसपास की वस्तुएं हमें दिखाई देना शुरू कर देगी। अब देखो
अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर इस टेम्परेचर पे क्या विकिरण ऊर्जा निकलना शुरू कर देती है? बेटा बिल्कुल सही बात है। अब देखो, जब आप, जैसे आपके पास में एक लोहे की छड़ होती है, हम क्या करते हैं, लोहे को गर्म करते हैं ना। अब जब वो गर्म होता जाता है होता जाता है होता जाता है होता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोहा आपका एकदम लाल हो जाता है, एकदम कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, सही है ना। तो जब वो रेड हो जाता है ना एकदम जबरदस्त तरीके से, तो रेड होने के टाइम पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके कहां तक होता है, 800 तक होता है, सही बात है। अब आप एक बात अच्छे से जानते हो कि रेड कलर जो होता है वो हमें बहुत दूर से क्या हो जाता है, दिखाई दे देता है, होता है ना। जैसे आपकी बाइक होती है तो पीछे की लाइट रेड बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि अगर दूर भी अगर कोई इंसान है तो उसे दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई वहां पे क्या है, बाइक जा रही है आगे। जैसे ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं तो उनके ऊपर रेड बल्ब लगाए जाते हैं, रीजन क्या होता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ आपकी सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब रेड जो होता है तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है बेटा, हाई होती है। अब ये तो इनिशियल स्टेज है। अब मैंने क्या किया, मैं रुका नहीं, मैंने इसको और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया। तो जब अगर आप इसको और गर्म करोगे तो करते करते जब अगर आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक जब तुम किसी वस्तु को गर्म कर देते हो तो उस वस्तु का जो कलर होता है, जैसे लोहा था पहले ब्लैक ब्लैक सा था, आपने गर्म किया तो गर्म करने के बाद वो कैसा हो गया बेटा, रेड हो गया। अगर मान लो आप फिर भी नहीं रुके, उसको गर्म करते गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपका कैसा बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। ध्यान रखना, आप बोलते हो ना कि हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, क्या सूर्य लाल है? नहीं, सूर्य रेड नहीं है बेटा, सूर्य कैसा है, व्हाइट है। सूर्य कैसा है, व्हाइट। व्हाइट का मतलब वहां का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब इस रेंज से भी अगर आगे गया तो ये व्हाइट ही रहने वाला है, सही है ना। तो व्हाइट कलर वो कलर होता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब जब कलर व्हाइट हो जाता है ना तो एकदम से, जैसे आप देखते हो ना बल्ब होता है तो हम व्हाइट बल्ब लेके आते हैं, उसमें क्या होता है, फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो गर्म होता है तो वो व्हाइट दिखना शुरू कर देता है। मतलब हमारे जो बल्ब वगैरह यूज होते हैं वो अधिकतर इस टेम्परेचर के ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। वैसे इनका टेम्परेचर 800 से लेके 3500 के बीच में वेरी करता है, सही बात है, लेकिन इतने टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। अब देखो जैसे जैसे मतलब आपने क्या किया, हीट को क्या किया है बेटा, इंक्रीज किया है। हीट को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अब बताओ क्या व्हाइट कलर आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाता है क्या? नहीं सर, भाई रेड जो होता है ना वो तो आपको बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, लेकिन व्हाइट कलर बहुत दूर से आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लो आप लोगों ने रोड पे एक बल्ब लगा रखा है, क्या वो बल्ब आपको 1 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा क्या? व्हाइट अगर बल्ब है तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर रेड बल्ब है तो रेड बल्ब जरूर आपको 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ कैसी होती है बेटा, लो होती है। कैसी होती है, लो होती है। मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप लोगों का कलर जो होगा वो रेड से व्हाइट की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, और सेकंड थिंग उसकी वेवलेंथ जो होगी वो रिड्यूस करना क्या करेगी, शुरू करेगी। ये कहानी होती है किसकी, एक आपका एनर्जी की या ऊर्जा के सोर्स की। क्लियर है ना? ओके, तो यहां पे हो गया आपका कि किस तरीके से एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है। तो इसको बोलते हैं हम कि हीट का जो फॉर्म होता है वो आपका किस तरीके से आता है। अब देखो मैंने किसी को किया गर्म, जब मैंने गर्म किया तो यहां से निकली एनर्जी। एनर्जी निकली किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, लाइट। भाई लाइट क्या होती है, लाइट एक वो आपकी थिंग्स है जिससे आपको जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, विजिबल होती है, सही बात है ना। तो क्या व्हाइट कलर का बल्ब जलता है तो क्या उससे आपको आसपास रोशनी नजर नहीं आती, बिल्कुल आती है, सही बात है। तो अगर इतना गर्म किया तो यहां से जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइट बोलते हैं। कोई क्लियर नहीं है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी सर, लाइट एक वो क्वांटिटी है कि जब एक फिलामेंट को हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं तो उससे जो एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी जाके जब किसी वस्तु से टकराती है तो वो हमें दिखाई देना शुरू कर देती है, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लाइट। मतलब लाइट की वजह से वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देना शुरू करती है। क्लियर है? अब आगे चल सकता हूं। अब देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि लाइट की वजह से वस्तुएं दिखती है, लाइट की वजह से वस्तुएं दिखती है। भाई एक बात बताओ, आपने बोला यहां से कोई किरण निकल रही है और आपने बोला किरण की वेवलेंथ है, आप बोल रहे हो किरण है, किरण की क्या है, वेवलेंथ है, सही बात है, चलो मान लिया। भाई जैसे आप एक्सरे कराने जाते हो तो जब एक्सरे मशीन के सामने बैठते हो आपका एक्सरे लिया जाता है तो क्या आपको वो एक्सरे दिखाई देता है क्या? नहीं।
क्या वहां पे उसकी कोई वेवलेंथ नहीं है? सर बिल्कुल वेवलेंथ है। भाई रे है, कोई किरण है, वो भी तो एक किरण है, लेकिन क्या वो आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। तो इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब यह है कि हॉट बॉडी हो, हॉट बॉडी से कोई रे निकल रहा है, यह बात भी मान लिया, लेकिन उस रे को मैं लाइट कब बोलूंगा? भाई रे निकला कोई, मान लियो कोई रे निकला हॉट बॉडी से, अब इस रे को मैं लाइट कब बोलूंगा? मैं जब बोलूंगा जब ये मेरे लिए क्या बनाएगा? विजिबल होगा। जब ये मेरे लिए कैसा होगा? विजिबल होगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये विजिबल नहीं है तो ये मेरे लिए लाइट नहीं होगा। जैसे एक्सरे होता है, उसमें भी तो रे होता है, क्या वो विजिबल होता है? क्या नहीं। तो क्या वो लाइट होता है? नहीं। क्या उससे कोई चीजें आपको दिखती है? सर नहीं दिखती है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इसकी वजह से हमें क्या होना चाहिए? इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा, ओके, इधर से देख लो, चलो कोई बात नहीं। देखो तो सर क्या होना चाहिए बेटा? ये कंपलसरी है कि जो लाइट होनी चाहिए वो विजिबल बनाएगा, तो इसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो एक विजिबल स्पेक्ट्रम में होना चाहिए। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सर हमारे पास कलर होते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं? VIBGYOR, जानते हो कि नहीं जानते हो? विबग्योर कलर का रंग होता है हमारा। ये क्या होता है? सर ये है मेरा, सबसे पहले रेड होता है, ये ऑरेंज होता है, ये येलो होता है, ये ग्रीन होता है, ये ब्लू होता है, ये इंडिगो होता है, ये कौन सा होता है? वॉयलेट होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। मतलब सर अगर मैं इनकी वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ होती है कितनी? 3800 एंगस्ट्रॉन। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉन। बताओ होती है कि नहीं होती है? सही है। क्या ये कलर आपको दिखाई देते हैं? क्या रेड कलर को देख के आप बोल देते हो कलर रेड है? बिल्कुल। क्या ऑरेंज कलर दिखता है, येलो दिखता है, ग्रीन दिखता है? मतलब सर ये सारे के सारे जो है ये हमें दिखाई देते हैं। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है, ये स्पेक्ट्रम आपका कौन सा होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। कौन सा होता है? विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। मतलब सर ये तो समझ में आ गया कि हॉट बॉडी से रे निकलेगा, लेकिन अगर उस रे मेरी लाइट बनी, मतलब उसने अगर चीजों को मुझे विजिबल बनाया, तो उसका वेवलेंथ जो होनी चाहिए वो इस स्पेक्ट्रम में क्या करनी चाहिए? लाई करनी चाहिए, क्योंकि यही वेवलेंथ मुझे क्या होती है? आंखों से दिखाई देती है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है ना? तो रे की वेवलेंथ कहां से कहां? सर 3800 से लेके 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होनी चाहिए। अब देखो यहां पे मैंने एक बात बोली थी, क्या बोला था? कि जब सबके पहले जब आपने इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो रेड निकला। रेड की वेवलेंथ क्या होती है? हाई होती है। अब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी वेवलेंथ क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक किसी बॉडी को गर्म किया तो सबसे पहले वो इस स्टेज में पहुंचता है, क्या होता है? रेड होता है। सही है ना? और हमें दिखाई देना शुरू करता है। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 7000 के आसपास। अब जैसे जैसे आप उसे और ज्यादा गर्म करोगे वो क्या बनेगा? ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। मतलब वो इधर से इधर क्या करेगा? मूव करेगा। तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी? रिड्यूस करती जाएगी। समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल सही है ना? आप क्या बोलते हो कि अरे एकदम लाल हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया? नहीं बेटा, वो तो विकिरण एनर्जी को बाहर निकालने के लिए, रे को निकालने के लिए सबसे इनिशियल स्टेज होता है। कौन सा? रेड। उसके बाद में तो मेन कहानी शुरू होती है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो ये कहानी आप लोगों को थोड़ी समझ में आई? समझ में आया कि लाइट क्या होती है और वो किस तरीके से चीजों को विजिबल बनाती है, और इसमें कलर जो होते हैं वो किस तरीके से आपके पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ना? अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसको जरा समझिए। भाई कलर तो मेरी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, है ना? लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे आप लोग कपड़े खरीदने जाते हो तो कई लोग कपड़े पहनते हैं, तो आप बोलते हो ना, जैसे कोई कपड़ा होता है तो आप बोलते हो अरे यार इस कपड़े की चमक बहुत ज्यादा है, एकदम आंखों में चुभ रहा है। सही है ना? कोई होता है जो डल कलर होता है कि यार ये तो डल कलर है, एकदम वाइट, ऑफ वाइट, येलो है, ऑफ येलो, पिंक, ऑफ येलो, कितने सारी चीजें बोलते हो आप, लाइट कलर, डार्क कलर, बहुत सारे कलर बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिल्कुल सही है। अब मेनली तो ये 7 कलर ही होते हैं आपके पास में, विबग्योर ही होता है मेनली तो, ओके। लेकिन क्या होता है कि किसी कलर को जब आप देखो तो वो अपनी आंखों के ऊपर, आपकी जो आंखें हैं उन आंखों के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द कलर। मतलब आपकी आईज उस पर्टिकुलर कलर को लेके कितना सेंसिटिव है। होता है ना, एक कलर होता है जिसको आप पहनते हो तो एकदम चौंका देने वाला कलर होता है, एकदम चौंधा जाते हो उस कलर को आप देख के, है ना? बोल रहे अरे बड़ा आंखों में गिर रहा है, एकदम दूर से गिर रहा है। कौन सा कलर होता है ऐसा? आप देखते हो, येलो कलर होता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो जैसे अगर भीड़ में भी कोई पीली टी शर्ट पहन के खड़ा होगा ना तो आपको दूर से दिख जाएगा, आप देखोगे अरे यार चमक रहा है, एकदम अलग से दिख रहा है। तो येलो कलर क्या होता है? चमकीला होता है। येलो कलर वो होता है जो आंखों को दूर एकदम दिखाई देता है, तुरंत दिखाई देता है। तो मतलब आई की जो सेंसिटिविटी होती है ना वो येलो कलर के लिए काफी ज्यादा क्या होती है? हाई होती है। क्लियर है ना?
तो यहां से एक चीज को और समझना, यहां हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कलर के बारे में। अब देखो कलर जो होता है ये डिसाइड करता है किसकी, आई की सेंसिटिविटी। क्लियर है कि नहीं है? अब आई सेंसिटिविटी कलर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर मैं ये आपको बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि देखो कि अगर इधर मैंने आई की सेंसिटिविटी ली और इधर मैंने क्या लिया, कलर्स लिए सारे के सारे, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर आई की सेंसिटिविटी कुछ इस तरीके से वेरी करती है। देखना बेटा, कुछ इस तरीके से यहां से यूं इंक्रीज करेगा, फिर यूं इंक्रीज करके यहां से वापस से डिक्रीज करता है। सही है? जैसे मैंने बोला ये मेरा वॉयलेट कलर है ना, ये तो सबसे कम जो सेंसिटिविटी होती है आई की वो किसके लिए होती है, रेड कलर के लिए होती है, और किसके लिए होती है, वॉयलेट कलर के लिए होती है। इसका जो वेवलेंथ होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 7000 एंगस्ट्रॉन, देख चुके हैं। इसकी जो वेवलेंथ थी वो थी आपकी 3800 एंगस्ट्रॉन। कितनी थी बेटा, 3800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। येलो कलर की आप बोलोगे तो येलो कलर की जो होती है ये होती है अप्रोक्सीमेटली 4000 के आसपास होती है, ठीक है ना। येलो की, हाँ येलो की 4000 के आसपास होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन, है ना। ये होती है अप्रोक्सीमेटली 5000 एंगस्ट्रॉन के आसपास, ये 6000 के आसपास, ये 7000 के आसपास, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका बिहेवियर होता है। अब समझना, अगर आप आई की सेंसिटिविटी की बात करो, जैसे ये ग्रीन है यहाँ पे, तो अगर आप आई की सेंसिटिविटी की बात करो तो ये जो मैक्सिमम होता है ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ होता है मिड में, ना मैक्सिमम येलो के लिए होता है ना मैक्सिमम ग्रीन के लिए होता है, ये यहाँ बीच में होता है। मतलब आई सेंसिटिविटी की लिए अगर आप वेवलेंथ देखो तो आप ये बोल सकते हो कि 5500 एंगस्ट्रॉन की वेवलेंथ वो वेवलेंथ है जो आपकी आईज के लिए एकदम बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। सही है? अब देखो 5500 में कौन कौन आ गया, 5500 में ये पेवरली एकदम येलो भी नहीं है, एकदम ग्रीन भी नहीं है, तो आप बोल सकते हो इसको येलो इस ग्रीन। क्या बोल सकते हो, येलो इस ग्रीन। तो येलो इस ग्रीन जो कलर होता है ये कलर आपको बहुत एकदम ऐसे भड़कीला भड़कीला, जैसे बोलते हैं ना भड़कीला कलर है, हाँ ये वर्ड सही है, भड़कीला कलर बोलते हैं ना, एकदम चमकीला भड़कीला है, तो ये वो चमकीला भड़कीला भाई रणवीर कपूर वाला क्या, रणवीर सिंह वाला कलर है। रणवीर सिंह पहनता है ना ऐसे चमकीले भड़कीले कपड़े हैं, तो वैसा ही वाला सिस्टम है कि चमकीला भड़कीला वाला कलर होता है, एकदम आईज को दूर से आईज इसको क्या कर लेती है, सेंस कर लेती है, इसको बोलते हैं आई सेंसिटिविटी। अब समझना, अगर किसी की एंगस्ट्रॉन की वैल्यू अगर इतनी होती है तो इसके लिए आई सेंसिटिविटी की वैल्यू हम बोलते हैं कि यूनिटी है। कितनी है, यूनिटी है। अब इससे अगर ज्यादा हुआ तो भी वैल्यू कम से होनी है, 1 से कम होनी है, अगर इससे कम हुआ तो भी वैल्यू 1 से कम होनी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां मिलती है, इससे इधर भी कम होती है सेंसिटिविटी, इसके इधर भी कम होती है। ये आई थिंक आप लोगों के क्लियर रहा होगा। सही है? अब आगे चल सकते हैं, बिल्कुल सही है ना। ओके, अब देखो, अब सबसे पहले अगर हम लोगों ने भाई लाइट की बात कर चुके हैं हम पहले, ओके, तो देखो भाई हम लोगों ने किसकी बात की थी, लाइट की बात की थी। अब देखो लाइट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे, अब मैं आप लोगों को कुछ पैरामीटर्स, है ना भाई, थोड़ा बेसिक सा कंप्लीट हो गया है हमारा कि किस तरीके से सेंसिटिविटी है, कलर क्या है, लाइट क्या है। ओके, अब सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो पहले मुझे ये बताओ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, मतलब लाइट की जरूरत क्यों पड़ी, एक रूम में हम लोगों ने बल्ब क्यों लगाया। तो देखो जब तक लाइट की खोज नहीं हुई थी, बल्ब की खोज नहीं हुई थी, तो लोग बाग रात में उजाला करने के लिए किसका यूज में लेते थे, आग का यूज लेते थे। जब वो आग जलाते थे तो आग जलाने पे क्या क्या परेशानियां होती थी भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि आग के बुझ जाने पे एस क्रिएट होता था बहुत ज्यादा। सही। दूसरी चीज सबसे ज्यादा था वो परेशानी थी स्मोक की, धुआं क्रिएट होता था। सही बात है। तीसरी बात क्या थी, लिमिटेड सोर्स, मतलब आप ये बोल सकते हो कि सर अगर आप यूज करते ही जाओगे अगर आपने फायर लगाया है, ठीक है ना, अगर आप क्या कर रहे हो, लकड़ियां जला रहे हो, तो एक दिन तो लकड़ियां खत्म हो जानी है ना भाई। सही बात है। इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज ये इकोनॉमिकल नहीं है। अब पहले तो क्या था कि लकड़ियां बहुत ज्यादा थी तो कितनी भी जला लो, आज के टाइम पे जलाओगे तो आज के टाइम पे तो लकड़ियां भी खरीदनी पड़ जाती है। सही बात है ना, तो इकोनॉमिकल नहीं था। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका पता है क्या था कि अगर आपने ज्यादा लकड़ियां जलाई तो एकदम से ज्यादा उजाला करेगा। अब धीरे धीरे जैसे लकड़ियां जलती जाएगी उजाला धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब यहां पे क्या थी, डिसकंटिन्यूटी थी। क्या थी बेटा, डिसकंटिन्यूअस लाइट थी, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक बराबर लाइट आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो अगर आप लोगों से कभी ये पूछ लिया जाए कि बल्ब जो है इसके क्या क्या फायदे हैं, किस लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं, तो जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये बोल देना कि उसमें एक भी नहीं होती है, सबके सब फायदे हैं। कोई आप लोगों का कोई रिडक्टेंट नहीं बचता। रिडक्टेंट मतलब जैसे धुआं नहीं है, ऐश नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही है ना। लिमिटेड सोर्स मतलब बहुत सारे बल्ब है भाई,
कितने भी लगा दो, बिजली है हमारे पास। दूसरा इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता सा बल्ब आता है, ओके। और आप लोगों का कंटिन्यूस एनर्जी को वो क्या करता है, देता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे सिंपल टू यूज, काफी सिंपल होता है। एक बच्चा भी जाके बटन को ऑन करके, स्विच को ऑन करके एक बल्ब को जला सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा छोटा सा बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके माचिस लगा के उसको जलाना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क हो जाता है, सही बात है। तो बहुत इजी है, क्लीन है, साफ है, एकदम साफ सुथरा है, कोई धुआं नहीं है, एश नहीं है, कुछ नहीं है। तो एकदम परफेक्ट जो था ना वो बल्ब था। इसलिए आज हम लोग इन सब फायर वायर का यूज नहीं लेते हैं हम लोग उजाला करने के लिए। किसका यूज लेते हैं बेटा, बल्ब का यूज लेते हैं, सही बात है ना, बिल्कुल। तो देखो लाइट, तो लाइट जो है, इसको, इसके लाइट के बारे में हम बात तो कर ही चुके हैं, ओके। तो लाइट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा आगे जाके, तो लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। लाइट की जो यूनिट होती है, ये यूनिट होती है आपकी ल्यूमिनस मल्टीप्लाई विद हावर। ल्यूमिनस हावर में जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, लाइट की होती है। अब समझो, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होती है आपकी लाइट, है ना, एक होता है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। दोनों में डिफरेंस है, समझना भाई। ल्यूमिनस आ रहा है यहाँ पे वर्ड, ल्यूमिनस हमेशा किसको दिखाएगा, लाइट को दिखाएगा। अब समझना थोड़ा सा, ल्यूमिनस फ्लक्स, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लाइट और ल्यूमिनस फ्लक्स में क्या डिफरेंस है, और ये ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझना ध्यान से। इसको हटाता हूं, देखो भाई एक बात बताओ कि मान लो ये कुछ टर्म्स है, बहुत सारी टर्म्स आएगी इसमें, है ना। एक एक टर्म्स को अच्छे से समझना, ओके, क्लियरली तरीके से हर एक चीज को क्लियर करना। देखो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, देखो मैंने बोला कि मान लो ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है यहाँ पे। अब इससे क्या होगा कि कोई किरण निकलेगी, बताओ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, सही बात है। अब ये किरण निकल के जो निकलेगी, अगर मैं इस एक किरण की बात करूं, सिर्फ एक किरण की, किसकी, सिर्फ एक किरण की बात करूं, तो इसको मैं बोलता हूं लाइट। क्या बोलता हूं, लाइट। मतलब प्रकाश के सोर्स से निकलने वाली एकमात्र किरण, सिर्फ एक किरण की अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। आप बोलते हो कि सर एक क्लोज सरफेस अगर मान लो मेरे पास कोई है और उस क्लोज सरफेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस गुजरती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या जितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हो, यही बोलते हो ना। अब यहां बोल रहा हूं मैं ल्यूमिनस फ्लक्स, मतलब मैं लाइट के लिए दिखा रहा हूं, सही बात है। तो मैंने बोला एक काम करो कि भाई मान लो ये एक बल्ब है, अब इस बल्ब पे मैंने कोई ये एरिया चूज कर लिया, ये इतना सा एरिया मैंने चूज कर लिया और मैंने इसको क्या बना दिया, क्लोज लूप की तरह बना दिया। अब मैंने बोला कि इस बल्ब के इस एरिया से जितनी किरणें निकलेगी, मान लो ये किरण निकली, ये किरण निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली। अब एक किरण को तो मैंने लाइट बोल दिया, ये क्या हो गया, ये हो गया समूह, किरणों का क्या हो गया, समूह हो गया। या बोल सकते हो पुंज, गठरी, जैसे एक लकड़ी हुई, आपने बहुत सारी लकड़ी रख के उसको क्या किया, एक रस्से से बांध दिया, तो रस्सा समझ लो लूप है। अब उस रस्से के अंदर बहुत सारी क्या आ गई है, लकड़ियां आ चुकी है, तो इसको बोलते हो आप ल्यूमिनस फ्लक्स। क्या बोलते हो इसको, ल्यूमिनस फ्लक्स। क्लियर है कि नहीं है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब समझ गए कि अगर आप एक क्लोज सरफेस को चूज कर लो तो एक क्लोज सरफेस से पर सेकंड, क्या बोलोगे, एक क्लोज सरफेस से पर सेकंड पास होने वाली लाइट्स को, एक किरण को क्या बोलते हो, लाइट, तो पर सेकंड पास होने वाली क्या, लाइट को आप क्या बोलते हो, ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हो। क्लियर है ना, ओके। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या कहलाएगा, ओके, द टोटल लाइट, द टोटल light that pass from a closed surface। क्लियर है कि नहीं है। इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्लक्स का मतलब होता है पुंज। आप इसको प्रकाश, अगर आप इसको हिंदी में बोलो ना, हिंदी में आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये, इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्लियर है कि नहीं है। प्रकाश का क्या, गुच्छा, तो लाइट्स का गुच्छा आपका क्या कहलाता है, ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाता है। अब देखो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। किससे करते हैं, फाई से करते हैं। इसको एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं एफ भी लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब भी ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ओके। इसकी यूनिट क्या होती है, तो देखो लाइट हावर आ रहा था, यहाँ पे मेरे पर सेकंड, मतलब नीचे भी टाइम है ऊपर भी टाइम है, तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट होती है बेटा ल्यूमिनस, ठीक है ना, LUMEN, ल्यूमन ही होती है वैसे, हाँ ल्यूमिनस लिखो तो कोमा लगा के ऐसे लिख देना। ल्यूमन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये आता है आपका क्वांटिटी ल्यूमिनस फ्लक्स।
क्लियर है सब लोगों के? देखो कंफ्यूजन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहानी एकदम पूरी सी क्लियर होनी चाहिए। अब देखो मैं क्या किया हूँ, पहले मैंने एक रे को पढ़ा, फिर मैंने रे के गुच्छे को पढ़ा, सही बात है। अब एक गुच्छा आ रहा है, अब वो किसी दीवार पे जाके टकराएगा, सही बात है। अगर वो एक दीवार पे जाके टकराएगा तो टकराने की वजह से जब मैं उसको देखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो कितना चमकीला है, कितना भड़कीला है, कैसा है, क्या नहीं है, सही बात है। तो अगली जो क्वांटिटी आ जाती है वो आ जाती है आपकी इंटेंसिटी। क्या आ जाती है बेटा? इंटेंसिटी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगली जो क्वांटिटी है वो है आपकी लाइट की इंटेंसिटी या ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इतना ही लिख दो, ठीक है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखो अगर मुझे ल्यूमिन इंटेंसिटी की बात करनी है तो मैं किस तरीके से देखूंगा? ओके, क्लियर है ना? ओके, ल्यूमिन इंटेंसिटी, ओके, INT से लिख देता हूं, चलो, ओके, IN, कितना कंफ्यूज हो रहा है, INTENSI, ओके, INTENSITY, ओके, सॉरी, माइंड ना 70 जगह चलता रहता है ना, कितनी सारी क्लासेस होती है सुबह से लेकर शाम तक, पागल हो जाता हूं मैं बिल्कुल। ओके, देखो तो अगला जो होता है वो क्या होता है बेटा? आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब समझिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अगर मैं बात करूं तो किसी चीज की इंटेंसिटी क्या होती है भाई? हिंदी में बोलूं तो होती है तीव्रता। देखो एक मान लो ये आपका सूरज है, सही बात है। अब सूरज से यहां से कोई किरण निकली, अब वो जब यहां से निकलती है तो इसके पास में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जब मान लो कोई एक लेयर आई, इसको ये टकरा के भेद के आगे निकलेगी तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी। फिर एक और लेयर आई, इसको टकरा के आगे गया तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ पे और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे वेव किसी मीडियम में होते हुए प्रोपोगेट करती है तो वो क्या करती है? बहुत सारे कणों से टकराती है, किसी बहुत सारी लेयर से उसको क्या होता है? पास करना पड़ता है। तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो होती है वो धीरे 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 क्या होती है? डिक्रीज करती जाती है, सही है ना। तो इसलिए ऊपर से जब लाइट आती है तो हमारे यहाँ धरती तक पहुंचती है ना, तो वो इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है कि वो वस्तुओं को जला दे। लेकिन अगर मान लो आप सूरज के आसपास पहुंच जाओ ना तो आप जल जाओगे। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है भाई? रे तो वही थी जो यहां से निकल के नीचे तक आई थी, सही बात है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस हो गया। डिफरेंस क्या हो गया कि इस पॉइंट पे जब आपने देखा तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। इंटेंसिटी का मतलब होता है एकदम तीखापन, भयंकर तीखापन। तो मतलब जबरदस्त तरीके से लाइट में बहुत ज्यादा क्या है? एनर्जी है। और एनर्जी से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके वो क्या हो रही है? गिर रही है। तो इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा क्या है? इंटेंसिटी है। अब देखो आप इंटेंसिटी को कैसे देखते हो? जैसे मैंने बोला एक बल्ब जला है, एक बल्ब है, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक ही बल्ब है, इस तरीके से समझना ध्यान से, ये एक बल्ब है। अब जब ये आपके रूम में जलता है तो ये इस तरीके से चारों तरफ क्या भेजता है? लाइट भेजता है। हर डायरेक्शन में लाइट निकलती है, सही बात है भाई। अब ये लाइट पूरी की पूरी क्या हो जाती है? चारों तरफ फैल जाती है। तो चारों तरफ रूम में क्या करता है? उजाला करता है। अब अगर मुझे इसकी इंटेंसिटी देखनी हो तो मुझे तो ऐसा लगेगा कि पूरे रूम में चारों तरफ इसने बराबर बराबर उजाला कर रखा है, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब मान लो मुझे देखना है कि इसमें से टोटल जो लाइट निकल रही है ना, उस टोटल लाइट के पास में एनर्जी कितनी है, मुझे ये देखना है। तो मैंने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या किया? जैसे आप लोग जब कोई फोटो वोटो खिंचवाने जाते हो तो फ्लैश लाइट होती है, देखा है आप लोगों ने? फ्लैश लाइट होती है, उसमें लाइट होती है पीछे और आगे इस तरीके से एक कवर बना देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो ये एक बल्ब है, यहाँ पे ये बल्ब है। अब मुझे इसकी टोटल लाइट देखनी थी ना, मैंने क्या किया? दिमाग लगाया थोड़ा सा और मैंने इस बल्ब में इस तरीके से यहाँ पे एक क्या बना दिया? एक कागज का मान लो एक क्या बना दिया? ये लूप बना दिया इस तरीके से, सर्कुलर। समझ में आई कहानी? आप बना देते हो ना, कागज यूं पकड़ के यूं बना देते हो, सही है। अब ये कागज का मैंने लूप बना दिया। अब क्या होगा? यहां से लाइट निकलेगी, इधर से टकरा के इधर आएगी, यहां से लाइट निकलेगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी। मतलब इनसे टकरा टकरू के फाइनल में पूरी की पूरी लाइट यहां से इस तरीके से क्या होगी? बाहर निकलेगी। बताओ निकलेगी कि नहीं निकलेगी? सही है। अब मान लो इस दीवार का ये इतना सा पोर्शन था, मैंने यूं लगा दिया तो पूरी की पूरी लाइट इतने से पर्टिकुलर एरिया में आके गिरेगी। ये सर्कल है नीचे की तरफ, इतने से में गिरेगी। तो क्या पूरे बल्ब की एनर्जी सिर्फ इतने से एरिया में क्या करेगी? उजाला करेगी। और मुझे जबरदस्त तरीके से वो एरिया क्या होगा? विजिबल होगा। जैसे आपका स्टडी लैंप होता है, उसमें आप लगा के रखते हो ना इसे, तो पूरी लाइट कहां जाती है? आपकी किताबों के ऊपर जाती है, आंखों वगैरह के ऊपर उतनी लाइट नहीं आती है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से मैं यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि कितनी टोटल लाइट निकली और कितनी उसके पास में एनर्जी है।
तो वो एनर्जी से यहां पे गिरेगी, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं किससे? इंटेंसिटी से। किससे करेंगे? इंटेंसिटी से। अब देखो बेटा, क्या यहां पे एक किरण है क्या? नहीं सर, बहुत सारी किरणें हैं, बहुत सारी किरणें, मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स है, सही बात है। लेकिन ल्यूमिनस फ्लक्स एक पर्टिकुलर एरिया की आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, सही है। तो ये वाला जो एंगल होता है, आप जानते हो जब आप इस तरीके से एक कीप बना देते हो, एक कूप बना देते हो, तो जो एंगल यहां पे क्रिएट होता है उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। अब जिनको सॉलिड एंगल के बारे में पता है, जिनको नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं दोनों बता दूंगा। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है कि यहां पे बल्ब रखा, यूं किया तो पूरी इंटेंसिटी से यहां गिरेगा, तो यहां पे किरण का पुंज आया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी क्या होगा कि सर फ्लक्स आया, जिसको हमने लिखा मान लो फाई से या एफ से, और डिवाइड बाई एक पर्टिकुलर किसके वजह से? एंगल की वजह से। एंगल को लिखते हैं किससे? ओमेगा से। ओके, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? ओमेगा से। ओके, फ्लक्स की यूनिट क्या थी? ल्यूमन। क्या होती है? ल्यूमिनस। और इसकी क्या होती है? स्टेरेडियन। जानते हो ना, आपका सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। तो इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ल्यूमन पर स्टेरेडियन। क्या होती है? ल्यूमन पर स्टेरेडियन। और आप एक बात और जानते हो कि लाइट की इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है, इसको कैंडला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडला। ऐसा यूनिट बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो 7-8 ऐसा यूनिट होती है, उसमें एक ऐसा यूनिट ये भी होती है, लाइट की, प्रकाश की तीव्रता, उसकी यूनिट होती है क्या? कैंडला। तो इसको कैंडला से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है कहानी? इधर से गिरा, पूरा यहां आया, यहां पे गिरा, तो इसने मेरा क्या दिखाया? इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पे एक नया वर्ड आया है और उस नए वर्ड का नाम है सॉलिड एंगल। क्या है बेटा? सॉलिड एंगल। तो देखो, एंगल जो होते हैं वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो होता है वो इस तरह का होता है कि मान लो एक कोई आपकी रे है और दूसरी मान लो यहाँ है, और इन दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा। ये एक प्लेन के ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, सही बात है। तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये एंगल आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं है? सही है। अब अगर मान लो वही कागज वाला काम, जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, तो आइसक्रीम का जो कूप होता है, अगर कूप के कोने पे आप देखो तो वो जो एंगल बना रहा है ना, उस एंगल को बोलते हैं कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। क्लियर है? तो अगर मान लो इस कूप को अगर आप लोगों ने ए से बनाया होता, यूं करके, यहां पे ये कुछ ऐसा सर्कुलर दिखा रहा है, सही है ना, और ठीक है ना, सॉलिड तरीके से समझ लो कि ये यहाँ पे क्या है? ठोस है, पूरा पूरा ठोस है। तो ये इस तरीके से कूप, ये दिख रहा है आपको, कूप के जैसा दिख रहा है ना? ओके, तो ये आइसक्रीम का कूप है मान लो। तो ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल आपका कहलाता है सॉलिड एंगल, जिसको ओमेगा से दिखाते हैं। क्या होता है? ये सॉलिड एंगल होता है, सही बात है। अब देखो, जैसे मान लो आप लोगों के पास में एक कागज है, न्यू सरफेस की तरह, उस कागज के एक कोने को, एक सरफेस को आपने लिया, दूसरे को पकड़ के आप यूं घुमा के क्या बना देते हो? उसका कूप बना देते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते हो ना, बिल्कुल सही है। मतलब एक नॉर्मल फ्लैट वेपर से आप क्या बना सकते हो? कूप बना सकते हो। मतलब अगर आप इसी प्लेन एंगल को, अगर यहाँ पे कागज रखो, इसी प्लेन एंगल को यूं घुमा के करो, तो ये क्या बन जाएगा? एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। मतलब प्लेन एंगल में और सॉलिड एंगल में भी क्या होता है? रिलेशन होता है। अब देखो, अगर मैं एक प्लेन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या बनाता है? आर्क बनाता है। आप जानते हो जैसे सर्कल होता है, सर्कल में रेडियस घूमता है तो एक आर्क बनाता है, बनाता है, बिल्कुल। तो एंगल में और इस आर्क में कोई रिलेशन होता है क्या? सर बिल्कुल होता है। अगर मान लो ये रेडियस आर है, ये कोई आर्क है, तो आप लिखते हो कि थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है आर्क डिवाइड बाई रेडियस। कौन सा एंगल है ये? प्लेन एंगल है। अब उसी तरीके से सॉलिड एंगल जो ले रहा है वो एक सर्कल को इंक्लूड कर रहा है ए से। मतलब सर्कल का क्या होता है? एरिया होता है, सही बात है। आर्क का क्या होता है? छोटा सा। भाई जैसे एक तो ये हो गया, तो एक ये तो छोटी सी ये तो हो गई आर्क, सही है ना। और अगर इस पूरे को आपने इंक्लूड कर लिया तो ये इसका क्या हो गया? एरिया हो गया, सही बात है। तो जो सॉलिड एंगल होता है ये एक्चुअली आपका होता है एरिया डिवाइड बाई आपका जो रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर आता है। अब देखो, सॉलिड एंगल जो डिफाइन होता है ये सॉलिड चीजों के लिए डिफाइन होता है। जैसे आपने बोला एक सर्कल, तो सर्कल सॉलिड नहीं है, क्योंकि सर्कल के पास क्या नहीं होता है? वॉल्यूम नहीं होता है, सही बात है। तो सॉलिड एंगल हमेशा डिफाइन होता है किसके लिए? गोले के लिए। जैसे मान लो एक बॉल है आपके पास, बॉल के सेंटर से आपने कूप वाला ऐसा एरिया ले लिया, 4 पॉइंट लिए ऊपर, यूं मिलाए और मिला के वहां पे क्या देख लिया? एंगल देख लिया, तो वो एंगल कहलाएगा सॉलिड एंगल। मतलब जो एरिया आएगा ना, सरफेस एरिया, वो किसका आएगा? गोले का आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि सॉलिड एंगल कोई सॉलिड वस्तु ही दिखा सकती है, और सॉलिड वो होता है जो आपके वॉल्यूम को कंटेंट करे,
और वॉल्यूम को कंटेंट एक सर्कल नहीं करता है। कौन करता है? कौन करता है? एक गोला करता है, एक स्फीयर करता है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो और गोले का जो एरिया होता है वो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। डिवाइड करोगे आर स्क्वायर से तो कितना मिलेगा? 4 पाई मिलेगा। मतलब एक सॉलिड एंगल की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 4 पाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 4 पाई के बराबर होती है। क्लियर है ना? तो आप इंटेंसिटी में और किस में? ल्यूमिनस फ्लक्स में। इंटेंसिटी में और ल्यूमिनस फ्लक्स में क्या डिफाइन कर सकते हो? एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हो कि सर इट्स फाई बाई ओमेगा। इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। क्या होती है? कैंडेला होती है। या क्या बोल सकते हो? ल्यूमिनस पर स्टेरेडियन होती है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। अब देखो, जब यहां से गया और यहां पे जब आप लोगों ने इंटेंसिटी को देखा तो जबरदस्त तरीके से यहां पे क्या हो रहा है? पावर गिर रही है। आप इसको कैंडल पावर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कैंडल पावर। इंटेंसिटी को क्या भी बोला जाता है? कैंडल पावर भी बोला जाता है। सीपी से भी इसको दिखाया जाता है। क्लियर है कि नहीं है? कैंडल पावर से भी इसको दिखाया जाता है कि कितनी कैंडला की क्या आ रही है? इंटेंसिटी आ रही है और किस तरीके से वो आप लोगों को दिखा रहा है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडला होता है। हाँ, 1 सेकेंड। कैंडल पावर जो होता है ये अलग होता है। देखो जरा, इसको हटा दूं मैं? देखो 1 मिनट। ओके, देखना बेटा, देखना। तो ये आपका हो गया क्या? कैंडला। ठीक है ना? ये होता है आपका क्या? फ्लक्स, कि कितना फ्लक्स गया। अब इसने आपने इंटेंसिटी तो देख लिया। अगर आप बात करो पावर की, तो पावर तो इसी की वजह से आ रही है ना। तो अगर आप कैंडल पावर की बात करोगे तो आपको ओमेगा को इधर लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि फाई इक्वल्स टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद क्या होता है? ओमेगा होता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया? तो ये आपका क्या है? ये है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। ये क्या है? आपका इंटेंसिटी कैंडिला। और ये क्या है? आपका स्टेरेडियन वाली वैल्यू। तो ये आपका कैंडल पावर हो जाता है किसके बराबर? ल्यूमिनस फ्लक्स के बराबर हो जाता है। क्लियर है? कहानी में मजा आया कि नहीं आया? चलने दें आगे। ओके, तो ये हो गया आपका ल्यूमन इंटेंसिटी। अब आपका जो अगला वर्ड आता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसका नाम होता है इल्यूमिनेशन। इसको हटा दूं मैं? ओके, तो अगला जो वर्ड हम लोग डिसाइड करने वाले हैं, ओके, अगली जो टर्म है वो टर्म है बेटा आपकी इल्यूमिनेशन। देखो, इल्यूमिनेशन क्या होती है बताना जरा। किसकी बात करने वाले हैं? इल्यूमिनेशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो इल्यूमिनेशन क्या होता है भाई। जैसे ये एक कोई लैंप है, ठीक है। अब इससे यहां से क्या हुई? लाइट निकली। आपने आपके रूम में लगा रखा है, सही बात है। तो रूम को क्या बनाया इसने? चमकीला बनाया। मैंने बोला यहां पे एक मेरे पास क्या है? दीवार है, सही है। ये क्या है? दीवार है, या मान लो आपके जमीन का फर्श है। अब ये लाइट यहां से आएगी तो कुछ किरणें जो होगी वो यहां पे आके इस फर्श से भी टकराएगी, इस तरीके से टकराएगी। तो ये फर्श क्या होगा? आपका विजिबल करना शुरू करेगा, सही है ना। अगर इस फर्श का कोई पर्टिकुलर एरिया मैंने ले लिया, मान लो इतने से लेके इतना तक का एरिया मैंने इसका फर्श का ले लिया, इतना एरिया, तो मैंने बोला कि इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे इस बल्ब की वजह से जब ये यहाँ पे आएगा तो आके इस पे गिरेगा तो ये फर्श मुझे दिखाई देगा। अब क्यों दिखाई देगा? क्योंकि सर अगर ये यहाँ के आके गिरेगा ना तो यहाँ से वेव क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी आंखों में गिरेगी, तो मुझे ये फर्श क्या होगा? दिखाई देगा। सही बात है, बिल्कुल सही है ना। तो अगर मुझे कब दिखाई देगा? जब ये यहाँ पे आके गिरेगा। तो मैंने एक फर्श का पर्टिकुलर एरिया ले लिया। इस एरिया पे आके जब ये किरणें गिरेगी और गिरने के बाद जब रिफ्लेक्ट होके मुझे दिखाई देगी, तो मुझे ये कितनी ब्राइटनेस से दिखाई देगी? कम से दिखाई देगी, ज़्यादा से दिखाई देगी, किस हिसाब से मुझे दिखाई देगी, उसी को बोला जाता है इल्यूमिनेशन। क्या बोला जाता है? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को बोलते हैं प्रतिपन। प्रतिपन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन की तरह लाइट आई, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे आके गिरी, गिरने के बाद टकरा के जब वो वापस आई तो वो मुझे दिखना शुरू हुआ। वो जो मुझे ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे मुझे दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन बोलते हैं। इसीलिए इस पूरे टॉपिक का नाम इल्यूमिनेशन रखा जाता है, क्योंकि मेन काम तो यही करना है। लाइट आएगी, किसी जगह गिरेगी और गिर के हमारे पास आएगी और हमको क्या होना है? दिखाई देना है। समझ में आया? तो इसको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेशन। अब देखो, यहां से कोई चीज निकली है, निकल के यहाँ पे गिरी है, सही बात है ना। अब यहाँ से गिर के ये क्या जा रही है? इधर उधर जा रही है। तो यहाँ से कोई पर्टिकुलर फ्लक्स गया होगा, यहाँ पे से कोई पर्टिकुलर फ्लक्स गया होगा, सही बात है।
और वो पर्टिकुलर फ्लक्स यहां से जाके इसके ऊपर क्या हो गया, टकराया होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी जो होती है, लाइट की इंटेंसिटी, सॉरी लाइट का जो इल्यूमिनेशन होता है, इल्यूमिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ई से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इल्यूमिनेशन को। क्लियर, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इल्यूमिनेशन क्या होता है सर, इल्यूमिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ई से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। ये होता है आपका कि यहां से कितना फ्लक्स आया, वो फ्लक्स आके जब यहां पे गिरा तो वो कितनी इंटेंसिटी से यहां गिरा, और यहां से गिरने के बाद में वो कितना रिफ्लेक्ट होके यहां चला गया। तो एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पे, मैंने बोला एक पर यूनिट सरफेस एरिया पे आने वाला जो लाइट है, वो लाइट यहां के आके टकरा रहा है, तो कितना ल्यूमिनस आके इससे टकराएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो ई आएगा उस ई की वैल्यू आपकी कितनी होने वाली है। तो मान लो इस बल्ब से निकला, तो इस बल्ब से भाई एक पर्टिकुलर, भाई कितनी रे निकलेगी उस हिसाब से आएगा। तो मान लो कोई पर्टिकुलर फ्लक्स आया, वो पर्टिकुलर फ्लक्स आके किसी पर्टिकुलर एरिया पे गिरा, तो जितना उसने आपका प्रतिपन्न किया उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। क्लियर हुई कहानी? ओके, यूनिट क्या बोल सकते हो सर, ऊपर आएगा ल्यूमन, नीचे आएगा क्या, मीटर स्क्वायर। ओके, इसकी एक और यूनिट होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम बोलते हैं लक्स। क्या बोलते हैं बेटा, लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्स। ओके, अब ध्यान से समझना, एक वर्ड आता है लक्स मीटर। क्लियर है? ध्यान से समझना, एक वर्ड आता है क्या, लक्स मीटर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है, अब यहां पे देखो लक्स का क्या मतलब है कि इससे निकली और वो मुझे कितना दिखाई दिया, उसने कितनी आपकी इंटेंसिटी क्रिएट की, कितना मुझे विजिबल बनाया, उसको हमने बोला इल्यूमिनेशन। अब सोचो, मैंने बोला कि अगर मान लो ये एक बल्ब है ना, और इस बल्ब के चारों तरफ 1 मीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक क्या बना दिया, गोला बना दिया। गोला मतलब मैंने क्या बनाया है, एक स्फीयर बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो स्फीयर मैंने बनाया है, इसके चारों तरफ जब इसमें से लाइट निकलेगी तो इधर उधर जाएगी। अब चारों तरफ मैंने इसको कवर कर लिया, सही बात है। तो जितना फ्लक्स इसमें से निकलेगा पूरा का पूरा इस स्फीयर के अंदर रहेगा, सही है ना। तो इस फ्लक्स की वजह से ये स्फीयर कितना चमकीला बनेगा उसको बोला जाता है लक्स मीटर। मतलब लक्स क्या होता है, यही होता है ना इल्यूमिनेशन, कि भाई इस पूरे की वजह से इस पूरे सरफेस के, स्फीयर के पूरे सरफेस के एरिया पे जब लाइट जाके गिरेगी तो वो कितना चमकीला उसे बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लक्स मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लक्स मीटर बोलेंगे। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोलेंगे उसको, हम लक्स मीटर बोलेंगे। ओके, अब और भी अभी तो कई सारे पैरामीटर्स है। लक्स मीटर क्लियर हो गया सबके? ओके, तो देखो ध्यान से समझ लो, ब्राइटनेस होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना, इल्यूमिनेशन होता है, कैंडल पावर होती है, सही बात है, फ्लक्स मीटर होता है, मतलब या लक्स मीटर जिसको आप बोलते हो लक्स मीटर होता है। ये सारे कई सारे क्या है, टर्म्स है। अब इन टर्म्स के अलावा भी और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे ब्राइटनेस। ब्राइटनेस क्या होती है, अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं तो सर का ब्राइटनेस क्या होती है। बेटा एक बात बताओ, जब आप मोबाइल चलाते हो, ब्राइटनेस बढ़ाते हो घटाते हो, तो मतलब आपकी स्क्रीन जो होती है वो ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगती है। अगर कम करते हो तो वहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक होने लग जाता है, मतलब थोड़ा धुंधला हुआ नजर आना शुरू करता है। करता है कि नहीं करता है? अरे यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। तो मतलब ब्राइटनेस जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हो ना तो आपके लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, बढ़ जाती है। अब देखो एक वर्ड और आता है ब्राइटनेस, इसको हटा दूं मैं? ओके देखो, तो एक वर्ड और होता है सर, उस वर्ड का नाम है ब्राइटनेस। एक एक वर्ड अभी बहुत सारे आने वाले हैं, एक एक देखे जाओ, ठीक है ना। ब्राइटनेस, पहले तो ये बताओ कि ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है। मोबाइल में देखा है क्या लिखा हुआ होता है ब्राइटनेस के आगे, ए। तो ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो ब्राइटनेस क्या है कि सर एक मोबाइल की अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूं तो उस मोबाइल का जो फ्रेम होता है उस फ्रेम में चमकीलापन, भड़कीलापन क्या होता है, बढ़ जाता है। उसको मैं बोलता हूं ब्राइटनेस। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जब मैं हाई ब्राइटेड वाली चीज को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आंखें बंद करनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट की जो इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ब्राइटनेस जो होता है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने ब्राइटनेस बढ़ाया है इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी को आपने क्या किया है, इंक्रीज किया है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अब बताओ बेटा, अगर आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, अगर आप मोबाइल की बढ़ा रहे हो तो मोबाइल ही से ज्यादा इंटेंसिटी आना शुरू करेगी कि नहीं करेगी? सिर्फ उस मोबाइल वाली विंडो से, क्या बाहर से भी आना शुरू करेगी क्या? नहीं। तो मतलब ब्राइटनेस और आपका इंटेंसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है।
लेकिन ब्राइटनेस और इंटेंसिटी में एक और रिलेशन है, और वो रिलेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर, कि जो आपने ब्राइटनेस बढ़ाया है उसका एरिया कितना है, वो कितने एरिया पे जाके क्या हो रहा है? गिर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, लाइट तो निकली, जैसे मैंने यहां पे बल्ब लगाया, अब बल्ब लगाया तो वो बल्ब आया और वो आके इस दीवार के ऊपर गिरा, सही बात है। अब ये दीवार मुझे कितनी दिखाई देगी, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो लाइट आई वो कितनी इंटेंसिटी से इस दीवार के ऊपर आके गिरी है। तो ये तो समझ में आ गया कि ब्राइटनेस इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, सही बात है। दूसरी चीज, जो लाइट आई वो कितने एरिया में गिरी है। अगर मान लो बहुत ज्यादा एरिया में फैल रहा है तो आपका फ्लक्स अगर बहुत ज्यादा एरिया में फैलेगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर सारा फ्लक्स एक जाके आगे एक पॉइंट पे गिरेगा तो ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये एरिया की कैसी होती है? एंटी प्रोपोर्शनल होती है। ब्राइटनेस और भी कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे भाई जिस सरफेस पे आके गिर रहा है उसका कलर कैसा है, लाइट कलर है, डार्क कलर है, क्योंकि आप जानते हो डार्क कलर जो होता है वो किरणों को क्या कर जाता है? ऑब्जर्व कर जाता है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो ये मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, सही बात है कि नहीं है? तो इस तरीके से और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेनली फैक्टर ये दोनों होते हैं कि A = I अपॉन क्या लिख सकते हो आप? एरिया लिख सकते हो। ये रिलेशन आप लोगों का काफी अच्छा रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं है? ये क्या है? आपकी ब्राइटनेस हो गया। क्या हो गया? ये आपका ब्राइटनेस हो गया। क्लियर है कि नहीं है? सारे क्लियर है? ओके। अब इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मेंटेनेंस फैक्टर। जैसे क्या? मेंटेनेंस फैक्टर। अब मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है? देखो, जैसे क्या होता है, जब हम नया नया रूम बनाते हैं, एकदम कलर वलर पेंट वेंट करके एकदम जबरदस्त नया नया बल्ब लाया, लाइटिंग का सिस्टम आया, लाके लगाया, तो एकदम रूम में उजाला होता है जबरदस्त, सही बात है। फिर जब 5 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो धीरे धीरे उसी रूम में वही बल्ब है, वही दीवारें हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन उसी रूम की लाइट हमें धीरे धीरे थोड़ी कम आना नजर शुरू कर देती है। मतलब हमें डल लगना शुरू कर देती है कि यार रूम ना डल हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन है। क्या रीजन है? जैसे मान लो बल्ब है, अब बल्ब से रोशनी क्या हुई? निकली है, तो बल्ब से निकली तो वो जाके दीवार पे टकराई। अब दीवार से टकराने के बाद में वो जो रिफ्लेक्ट होगी तभी तो आपकी आंखों पे गिरेगी, तभी तो आपको दिखाई देगी, सही बात है। अब अगर वो जिस सरफेस पे जाके गिर रही है, अगर वो सरफेस एकदम क्लीन है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा चिकना एकदम क्लीन है, तो जो जाएगी किरणें फर्श पे टकराएगी और टकरा के वापस से तुरंत क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, आपकी आंखों में गिरेगा और ये फर्श आपको चमकीला नजर आएगा, चमकीला नजर आएगा, सही बात है। लेकिन अगर मान लो कल को इसी बोर्ड के ऊपर, इसी दीवार के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी क्या जम जाए? धूल जम जाए, तो प्रकाश की किरण आएगी, इसके ऊपर टकराएगी जरूर, लेकिन बहुत सारी धूल होने की वजह से वो प्रॉपर तरीके से यहां से क्या नहीं हो पाएगी? रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। मतलब ये उसको क्या कर जाएगा? ऑब्जर्व कर जाएगा। तो ये मुझे अब उतना ब्राइटनेस वाला एरिया नजर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस फैक्टर। मतलब मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है कि जब पूरा एरिया, बल्ब, दीवारें, जब सब कुछ क्लीन हो, और एक वो कंडीशन जो प्रैक्टिकल अभी वाली चल रही है, जब सब कुछ क्या हो? गंदा हो। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो मेंटेनेंस फैक्टर 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये करता है कि ओके, नीचे आता है व्हेन इंस्ट्रूमेंट, ओके, व्हेन ऑल क्लीन, इतना इसे समझ जाओगे, जब सब कुछ एकदम क्या हो? क्लीन हो। और यहां पे क्या लिखोगे? प्रैक्टिकल कंडीशन, ठीक है। प्रैक्टिकल कंडीशन का क्या मतलब है कि अब सब कुछ क्लीन नहीं है, अब धूल, मिट्टी के कण, धुआं वगैरह सब क्या है? जमा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कम होगी, यहाँ पे ब्राइटनेस कम होगी, यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी। मतलब मेंटेनेंस फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 मिलती है। और इसकी वैल्यू अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाए तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल लाइफ में 0.8 के बराबर होती है। कितनी होती है? 0.8 के बराबर होती है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मेंटेनेंस फैक्टर के जैसा ही एक और होता है डिप्रिशिएशन फैक्टर, ठीक है ना? डिप्रिशिएशन फैक्टर, डीपी से लिख दो डायरेक्ट, डिप्रिशिएशन फैक्टर। याद रखना, डिप्रिशिएशन फैक्टर को पढ़ने, सॉरी, ओके, तो डिप्रिशिएशन फैक्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिप्रिशिएशन फैक्टर जो होता है वो आपके मेंटेनेंस फैक्टर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? इसी को क्या कर दो? उल्टा कर दो, व्हेन ऑल क्लीन डिवाइड बाय प्रैक्टिकल कंडीशन। तो ये मेंटेनेंस फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन फैक्टर। अगर कहीं आ जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके। अब इसके अलावा अभी भी और भी बहुत सारे पैरामीटर है। देखो, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर,
किसकी बात कर ले हम लोग? यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब यूटिलाइजेशन फैक्टर तो आप अच्छे से जानते हो क्या है कि जैसे मान लो कोई बल्ब से एनर्जी निकली, आपने कितना उसको उपयोग में लिया और कितना वेस्ट हो गया। जैसे भाई मान लो एक मकान है ना, अब मकान में मान लो 10 बल्ब है, आपने सारे के सारे बल्ब जला दिए और आप घर के बाहर बैठे हुए हो, तो क्या वो लाइट यूज हो रही है? क्या नहीं हो रही है ना, सही बात है। तो टोटल कितनी लाइट आपको मिली और उस टोटल लाइट में से आपने उसका कितना यूज लिया, दैट इज कॉल्ड योर यूटिलाइजेशन फैक्टर, सही बात है। तो इसको क्या बोलोगे आपको? यूजफुल लाइट। ओके, यहां क्या लिखोगे? यूजफुल लाइट डिवाइड बाई टोटल लाइट। क्लियर है कि नहीं है कि घर में टोटल लाइट कितनी है और उसमें आपका प्रैक्टिकल में यूज कितनी आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, यूं ही बल्ब जलता रहता है ना, कोई काम नहीं है उसका, उजाला हम लोगों ने यूं ही कर रखा है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक बात और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो यूज नहीं हो रहा है वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो इसको क्या बोलोगे? एक और आता है वेस्ट लाइट फैक्टर। इसको क्या बोलोगे? एक और होता है वेस्ट लाइट फैक्टर, कि जो आप लोगों ने यूज में नहीं लिया वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। लेकिन वेस्ट में ना एक चीज और डिफाइन होती है, इस चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों को। एक चीज और यूज होती है, जैसे भाई मान लो आप एक रूम में बैठे हुए हो, अब आपने रूम में बल्ब जला रखा है, उसके उजाले में आप बैठे हो, मतलब आप उसको क्या ले रहे हो? यूज में ले रहे हो। लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम और है। अब क्या प्रॉब्लम है उसको समझना। देखो, जैसे मान लो ये वाली प्रॉब्लम मेंटेनेंस वाली क्या है, भाई मान लो बल्ब तो जल रहा था, ये बात तो सही है, लाइट आ रही है, आप उसको यूज में भी ले रहे हो, लेकिन रूम में जो दीवारें हैं ना, वो दीवारें मान लो डल कलर है उनका, है, या मान लो कि दीवारों पे धूल जमी हुई है, मिट्टी जमी हुई है, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पा रहा है? रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो ना? तो लाइट आई तो बहुत सारी, लेकिन जब वो दीवार से आके टकराई तो बहुत ज्यादा दीवार ने क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया, उसका ऑब्जर्वेशन ज्यादा हो गया, रिफ्लेक्शन उसका क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है ना? तो बहुत सारी लाइट को वो एज्यूम कर गया, ऑब्जर्व कर गया और उसने रिफ्लेक्शन बहुत कम किया। तो आपको जो लाइट मिली वो लाइट आपको बहुत कम मिली है। तो जो ऑब्जर्वेशन में जो लाइट चले गई, धूल के कणों की वजह से जो वेस्ट हो गया, वो सब भी आपका वेस्ट लाइट फैक्टर में क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है? वेस्ट लाइट फैक्टर होता है कि एक बल्ब से निकलने वाली टोटल एनर्जी, ये उल्टा होता है कि एक बल्ब से निकलने वाली टोटल एनर्जी, ठीक है ना, डिवाइड बाई यूजफुल, ठीक है ना, डिवाइड बाई वेस्ट, ठीक है ना, डिवाइड बाई वेस्ट लाइट। ओके, तो टोटल से तो वेस्ट हमेशा कम ही रहने वाली है, ये बात तो सही है, सही बात है। तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही मिलती है, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.2 से लेके कहां तक होती है? 1.5 तक होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी, 1.2 से लेके 1.5 तक रहेगी। लेकिन ये जो होता है ये आपके वेस्ट फैक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों के बड़े ही खास वाली बात है, सही है ना? इसी तरीके से वेस्ट लाइट हो गया, इसमें आप एक और बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन फैक्टर, कि कितना ऑब्जर्व किया है आप लोगों की दीवार ने, वो इसमें क्या हो जाएगा? आपका इंक्लूड हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो इस तरीके से कई सारे जो है पैरामीटर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डिपेंडेंस होते हैं। क्लियर है? ओके, तो अभी अब आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी चीज़ें हैं बची हुई है, जैसे आपका स्पेस हाइट रेशियो, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो स्पेस हाइट रेशियो के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ओके, जो पैरामीटर, देखो क्या होता है, पैरामीटर होते हैं बहुत सारे, है ना। एक साथ इनको पढ़ाने में क्या होता है, बीच बीच में कोई याद आ जाता है, कोई रह जाता है गलती से, ठीक है ना। तो अगर कोई बीच में हमारे काम का आ गया तो उसको वहां पे भी साथ में पढ़ लेंगे। अब देखो ये मुझे याद आ गया, स्पेस हाइट रेशियो, ठीक है ना, स्पेस हाइट रेशियो। देखो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो एक रूम है ना, बहुत बड़ा एक क्या है? रूम है। अब रूम में जैसे मान लो यहाँ पे 4 बल्ब लगे हुए हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है ना। तो इस रूम में यहाँ सरफेस पे जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे कितना उजाला होगा, ये 2 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला पैरामीटर तो ये कि इस बल्ब और इस बल्ब के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस। क्या बोलते हैं? स्पेस। कि दो जो सोर्स है, जो एडजेसेंट सोर्स है, एडजेसेंट का मतलब आसपास के जो सोर्स है, तो दो जो सोर्स है, इन दोनों सोर्स के बीच में जगह कितनी है, दैट इज कॉल्ड स्पेस। सेकंड पैरामीटर कि जहां पे आप बैठे हो, जहां पे आपका क्या है? सरफेस है। मान लो ये आपका क्या है? यहां पे सरफेस है, ठीक है ना। तो सरफेस से इस पैरामीटर की हाइट कितनी है? ये वाली हाइट,
सही है ना। तो ये आपके डिफाइन करेगा कि यहाँ पे आने वाली आपकी जो लाइट आएगी वो लाइट आपका कितना आएगा, ये यहाँ पे क्या होगा डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो कितना यहाँ पे ये दोनों दूर दूर हैं और कितनी यहाँ पे हाइट है, ये आपका स्पेस हाइट रेशियो जो होता है वो आपका डिसाइड करता है कि यहाँ पे आने वाली लाइट कितनी आएगी। देखो एक पैरामीटर और है, जैसे मैं एब्जॉर्बेशन फैक्टर बोल रहा था ना अभी कि कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, उसका मतलब भी स्पेस हाइट रेशियो से होता है। एक वर्ड और आता है, मैंने बोला था जैसे मान लो लाइट आई, दीवार से टकराई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ऑब्जर्व हो गई, ठीक है ना। तो एक तो वो ऑब्जर्वेशन हो गया कि एब्जर्व हो गई, अब नहीं मिल रही है हम लोगों को वापस। एक पैरामीटर और होता है, क्या पैरामीटर होता है, देखो स्पेस हाइट रेशियो क्यों सर हम पढ़ते क्यों है, हम ये क्यों डिसाइड करते हैं कि भाई इतनी ऊंचाई है तो कितना दूर दूर रखेंगे। तो बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर मान लो स्पेस बहुत ज्यादा रख दिया जाए, अगर ये नहीं है, ये है और ये है, सही है, तो हो सकता है कि नीचे आपको अंधेरा मिले, अच्छे से उजाला नहीं हो। और अगर मान लो मैंने एक यहाँ रख दिया, 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 तो आप बोलोगे सर बहुत सारा उजाला मिलेगा, जितने ज्यादा बल्ब लगाऊंगा उतना ज्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यूटिलाइजेशन फैक्टर रखना है मैक्सिमम, मतलब मैं जितने बल्ब यूज में लूं उतने बल्ब का इफेक्टिव तरीके से क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। अब इफेक्टिव का क्या मतलब है, इफेक्टिव का ये मतलब है कि अगर मान लो ये बल्ब और ये बल्ब पास पास में है तो यहां से लाइट निकलेगी यूं 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 यूं, यहां से लाइट निकलेगी यूं 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 यूं, ऐसे निकलेगी। तो कुछ वेवफॉर्म इसकी इधर से निकली, कुछ वेवफॉर्म इसकी इधर से निकली, ये दोनों जो होती है वो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देती है, ओवरलैप करना शुरू कर देती है। क्या करती है बेटा, ओवरलैप, सही है ना। तो इसकी कुछ वेव को ये वाली वेव खत्म करती है, या इन दोनों में क्या होती है, टकराते हैं ये एक दूसरे से, तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, कि एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, एक सोर्स को दूसरे सोर्स के द्वारा क्या कर लिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। सही बात है। तो बहुत कम स्पेस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में भी क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा है। बहुत ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए कि एक यहां है दूसरा यहां है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला बल्ब इतने में उजाला करेगा, ये इतने में उजाला करेगा, बीच में पूरे में क्या, सन्नाटा, अंधकार बना रहेगा। सही बात है। तो इस वजह से क्या डिसाइड किया जाता है, स्पेस हाइट का रेशियो देखा जाता है कि सर बल्ब बहुत ज़्यादा पास पास में भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर दूर भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ऊपर है तो ज़्यादा बल्ब यूज में लेने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे तक आते आते इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सही बात है। और अगर मान लो आपकी हाइट कम है तो आपके थोड़े दूर दूर भी आपके बल्ब चल जाएंगे, ये भी आपका काम दिखा देंगे। तो इस वजह से स्पेस हाइट का रेशियो हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और हमारे बल्ब और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के परफेक्ट यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस साइज का क्या देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है। और इस वजह से ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसको बचाने के लिए भी हम इसका क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। क्लियर है। आई थिंक आज की क्लास में मजा आया होगा। कुछ पॉइंट्स जो आपको एडिशनल और पता लगेंगे और बाद में अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, सब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।